Start our next topic of chapter 1 history, the French Revolution. Our next topic is the abolition of slavery. अब जो दासता थी वो जो फ्रेंच में थी, जो दास थे वो कैसे ख़त्म हो गई थी, जो लोगों को दास बनाया जा रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या था, एक जो ये स्लेवरी को ख़त्म करना था, ये सबसे क्या था, मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था, जो जिसके अंदर कौन लेके आया, जैकोबिन रिजाइम्स आए। और वो क्या कहलाए, जो रिजाइम का मतलब होता है परिवर्तन, वो क्या थे जो परिवर्तन थे, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिनिक्यू, गॉलेडलॉप एंड सैन डोमिंगो वर इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज़। ये सारे के सारे जो कॉलोनीज़ थी फ्रांस की, ये क्या सप्लाई करते थी, टोबैको, इंडिगो होता है नील जिससे हम कलर बनाते हैं, शुगर एंड कॉफ़ी। बट द रेलुक्टेंस ऑफ, अब वो रेलुक्टेंस से यूरोपियन अनिच्छुक थे, टू गो एंड वर्क इन, अब उनको क्या करना पड़ता था, इसके लिए वो दूर दूर जाकर काम करते थे। डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स, जिस धरती के बारे में वो जानते भी नहीं थे, और जहाँ पे इसके लिए अब उन्हें क्यों जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, शॉर्टेज सी लेबर्स की ऑन द प्लांटेशंस। सो दिस वाज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप। जो इस तरह से जो ये यूरोप में जो ट्रेड किया जा रहा था वो किसकी शेप ले रहा था, ट्रायंगुलर शेप ले रहा था, बल्कि 3 कंट्रीज जुड़ी हुई थी, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अब जो स्लेव ट्रेड था ये कब से बिगेन हो गया था, ये 17वीं सेंचुरी से ही बिगेन हो गया था। जो फ्रेंच मर्चेंट्स होते व्यापारी थे, वो सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ, वो भेजते थे सी के थ्रू बोर्डक्स और नेंटस टू द अफ्रीकन कोस्ट, और वेयर दे, वहाँ पे क्या खरीदते थे, वो दासों को खरीदते थे फ्रॉम द लोकल चिफिशियन। लोकल चिफिशियंस होता है जो मुखिया होते थे, छोटे छोटे जो गांव होते थे, उन लोकल्स एरिया का जो मुखिया होता था वो उनको क्या करता था, बेचता था। ब्रांडेड एंड शैकल्ड, कुछ ब्रांडेड होते थे, शैकल्ड उनको हथकड़ी डाल के ले जाया जाता था। एंड द स्लेव्स वर पैक्ड, कई बार उनको टाइटली पैक किया जाता था शिप्स के अंदर, 3 मंथ्स लॉन्ग वोवेज अक्रॉस। अब 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि जो वोवेज था, वोवेज मतलब जो डिब्बे थे, जो हमारा शिप था, अब उसको क्रॉस करवाना था अटलांटिक ओशियन से, कहाँ पर लेके जाना था, टू द कैरिबियन। अब वहाँ पे इनको क्या किया जाता था, प्लांटेशन ओनर को बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन, इस तरह से क्या किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, स्लेव लेबर। अब ये किस लिए किया जा रहा था, क्योंकि वो अपनी डिमांड को ग्रो करना चाहते थे, जो यूरोपियन मार्केट्स के अंदर शुगर की, कॉफ़ी और इंडिगो की, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको ग्रो करना चाहते थे। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डक्स एंड द नेंटिक्स ऑन द, जो ये बोर्डक्स और जो नेंटिस, जो ये सी पोर्ट थे एक तरह से, ये क्या बन गए थे, अपनी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हासिल कर ली थी। और ये किस वजह से, ये कैसे फल फूल रहे थे, फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड, ये दास व्यापार कर रहे थे, इसी वजह से ये फल फूल रहे थे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, क्रिटिसिज्म किया जाने लगा, आलोचना की जाने लगी कि जो ये दास का व्यापार किया जा रहा है, इसकी आलोचना की जाने लगी कि ये गलत है। अब इसके लिए नेशनल असेंबली थी, उसके अंदर भी डिबेट हुई, और जहाँ पे उसमें क्या मांगा गया, राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज़। अब इसमें क्या माना गया कि जो सभी क्या है, इस कंट्री के लोग हैं, और उन्हीं को यहीं पे ही अपना व्यापार या ट्रेड बढ़ाना चाहिए, और दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहिए। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी लॉ पास नहीं हुआ। अब जो अपोजिशन थी वो डरी हुई थी, किससे, बिजनेसमैन से, जिनकी इनकम किस पे डिपेंड करती थी, जो स्लेव ट्रेड, जो दास का व्यापार करते थे, उनके ऊपर डिपेंड करती थी। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच
in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions। इसे फाइनली एक कन्वेंशन मतलब कि एक नियम लागू किया गया जिसके अंदर 1794 में क्या हुआ, लेजिस्लेटेड का मतलब एक कानून बनाया गया कि सभी जो स्लेव्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, जो कहाँ पे काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ मतलब कि समुद्र पार जाके काम कर रहे हैं। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, लेकिन ये कुछ ही दिनों के लिए चला। 10 years लेटर मतलब कि 10 years तक ही। नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, तो 10 year के आफ्टर क्या कर दिया नेपोलियन ने, दोबारा से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन। अब उन्होंने जो प्लांटेशन ओनर थे वो अच्छे से समझते थे कि जो उनकी जो फ्रीडम है उसमें इंक्लूड किया जाएगा राइट टू एनस्लेव, मतलब कि राइट टू मतलब उनको अधिकार मिल जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं, स्लेव करने का राइट ले सकते हैं। अफ्रीकन जो निग्रोज होते हैं, जो क्या होते हैं, एक टर्म है मतलब कि जो काफ़ी समय से क्या आ रहे हैं, जो डेमोक्रेसी है उनके पास नहीं है। अब निग्रोज को परसुएट किया गया ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, और इस तरह से जो स्लेवरी थी वो क्या बन गई थी, फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। जो निग्रोज क्या थी, एक टर्म है यूज करते थे हम इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका के साउथ ऑफ द सहारा में, और इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म है, नॉट इन कॉमन यूज़ एनी लॉन्गर, जो ज़्यादा टाइम तक क्या है यूज़ में नहीं रहती है। अब नेक्स्ट है हमारा द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब जो रिवॉल्यूशन थी ये ख़त्म हुई तो इसका एवरीडे लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इससे किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। इससे तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो नुकसान होगा वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को होगा, क्योंकि उनके जो राइट्स है वो छीन लिए गए थे, और जो थर्ड एस्टेट है वो सबसे बेनिफिटेड रही है। अब द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सा मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। काफ़ी सारे चेंजेस देखे गए, वो कौन कौन से थे। वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल इन द समर ऑफ 1789। अब जो एक इम्पोर्टेंट लॉ क्या था, क्योंकि जो स्टॉर्मिंग का मतलब धावा बोल दिया था, जो बास्टिल जेल थी समर में 1789 में, वहाँ से एबोलिशन ख़त्म कर दिया था सेंसरशिप को, जहाँ पे वो क्या करते थे, अपनी कानूनी कार्रवाइयाँ करते थे, जेल में डालते थे। इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, सभी ने क्या लिखे, ओल्ड रिजाइम मतलब कि पुराना कि किस तरह से था जो फ्रेंच था, और न्यू कैसे था। अब उसके थ्रू बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस कुड बी पब्लिश्ड किए गए और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग। और ये सारे के सारे किसको अप्रूव करने होते थे, जो किंग था, सेंसर का मतलब कि जो प्रिंटिंग प्रेस का होल्ड करता था, कंट्रोल में थी जिसके। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन प्रोक्लेम्ड। अब जो राइट्स थे मैन के और जो सिटीजन्स के प्रोक्लेम्ड किया, उसमें घोषणा की गई कि फ्रीडम होगी उनको स्पीच की, एक्सप्रेशन की, टू बी अ नेचुरल राइट है। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब सारी की सारी ये चीज़ें थी एक जगह से दूसरी जगह पे ईजिली मूव करने लग गई। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। अब ये सारे के सारे जो चेंजेस थे इनको डिस्क्राइब किया गया, डिस्कस भी किया गया, जितने भी ये इवेंट थे और क्या क्या चेंजेस हुए। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या थी, इसका मतलब था कि हम क्या कर सकते थे, अपोज में जा सकते थे। मान लीजिए कि जैसे न्यूज़पेपर में हो क्या होता है, जो लीडर्स क्या करते हैं, अपोज में स्पीच देते हैं अपनी, तो इसमें उनको राइट मिल गया था कि वो भी अपोज में अपने व्यू दे सकते हैं जो इवेंट एक्सप्रेस किए गए हैं दूसरी पार्टी द्वारा। ईच साइड सो टू, दोनों में क्या कन्विंस किया गया,
द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। अब जो पोजीशन है ये किसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते थे, वो प्रिंट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते थे। इसके लिए प्लेज भी, नाटक भी किए जाने लगे, सॉन्ग्स भी, फेस्टिव प्रोसेशन भी, मतलब कि जो हमारे प्रोसेशन समारोह भी किए जाने लगे अट्रैक्टेड, ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में लोग अट्रैक्ट हो सकें। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैप्स एंड आइडेंटिफाई विद आइडिया सच लिबर्टी और जस्टिस। इसके थ्रू क्या कर सकते थे, वो पा सकते थे ग्रैस्प को, ग्रैस्प मतलब कि प्रसिद्धि को, वो अपनी पहचान बना सकते थे उनके आइडियाज़ के, सच एज कौन सा, लिबर्टी एंड जस्टिस। दैट जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे रोट, उन्होंने उसके बारे में पहले ही लिख चुके थे। लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। अब वो क्या थे, कुछ ही लोगों के मुट्ठी में थे जो एजुकेटेड पीपल थे, लेकिन अब क्या था, उसको एजुकेशन का राइट भी दे दिया गया, जिसके थ्रू क्या था, वो सभी तक पहुंच में था। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब इसका जो हमारा कंक्लूज़न है, क्या निकल के आया। अब 1804 में क्या हुआ, जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। अब उसने क्या किया, नेपोलियन ने राजा बनते ही कॉन्क्वायर होता है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसको अपने एरिया में मिलाना शुरू कर दिया, मतलब कि उसने युद्ध लड़ने शुरू कर दिए यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। जो डिस्पोसेसिंग किया गया डायनेस्टी एंड अपने किंगडम को वो क्या करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। नेपोलियन ने क्या देखा, अपने आप को कैसे देखा कि वो मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप है, मतलब कि वो यूरोप का आधुनिकीकरण कर देगा। ही इंट्रोड्यूस मैनी, उसने कुछ कानून भी लेके आया जो क्या थे, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ, मतलब कि जो वेट और मेज़र का सिस्टम था सभी एरियाज़ में अलग अलग था। अब उसको भी क्या कर दिया गया, यूनिफॉर्म, मतलब कि एक जैसा कर दिया गया सभी जगह। डेसिमल सिस्टम भी लेके आया। इनिशियली उसने क्या देखा, नेपोलियन ने, लिबरेटर्स हु वुड ब्रिंग फ्रीडम ऑफ द पीपल। बट सोन जो नेपोलियन क्या थी, उसने आर्मी बनाई, केम टू बी वीव्ड एवरीवेयर, मतलब कि वो क्या थी, उसने हर जगह पे स्थापित कर दी एज एन इन्वेडिंग फोर्स। ही वॉज, मतलब कि उसमें घुड़सवार सेना भी थी और पैदल सेना भी थी। अब उसने फाइनली उसको डिफीट कर दिया गया वाटरलू में 1815 में, नेपोलियन हार गया। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दे कैरिड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज़। अब जो उसने ये काफ़ी सारे चेंजेस किए थे ये आगे चलते रहे, लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप के अंदर। हैड अ इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट, मतलब कि जब नेपोलियन मर भी गया था तो उसका क्या था, काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था लोगों के ऊपर, मतलब कि लोग उसके बारे में काफ़ी सालों तक सोचते ही रहे थे क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन लेके आया था। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसका, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, ये क्या लेके आना चाहते थे, लिबर्टी लेके आना चाहते थे और सभी के लिए डेमोक्रेटिक राइट, मतलब कि इक्वल राइट्स लेके आना चाहते थे। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस, अब ये क्या हो गया, फैल गया फ्रांस से लेके जो अदर यूरोप की कंट्रीज थी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी के अंदर। वेयर फेडरल सिस्टम, फेडरल का सिस्टम, फेडरल का मतलब होता है भूदासत्व, मतलब कि भूमि के ऊपर लोगों को दास बनाकर काम करवाया जाता है, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। colonized people revoked the idea of a freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state। अब ये क्या थे, जो कॉलोनाइज स्टेट थी, रिवॉक्ड, उन्होंने भी दोबारा से काम शुरू किया कि इसके ऊपर, आइडिया ऑफ फ्रीडम के ऊपर, और उन्होंने अपने आप को किस तरह से बांधा, यूनिटी में बांध के रखा और कैसा एक सोवर्जियन नेशन स्टेट क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे कि टीपू सुल्तान था हमारा, इंडियन एग्जाम्पल्स ले इंडिया में, एंड राजा राम मनोहर राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी फ्रांस। उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया था कि जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुई है ये किसके लिए हुई है और इंडिया में इसको किस तरह से हैंडल करना होगा कि इस तरह की सिचुएशन ना आए।
और ये हमारे क्वेश्चन आंसर है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जियो का करेंगे।